चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर एलएलपी का बहुत छोटा होने वाला है लेक्चर, और कंसेप्चुअल टॉपिक अपन ने सारे कर लिए हैं। एक बार इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अमेंडमेंट भी ज्यादा नहीं है। बेसिकली अमेंडमेंट वो हाफ पेज में दिए हुए हैं ना, इसलिए वो ज्यादा पेजेस के लग रहे हैं। बेसिकली इधर साइड वाला तो पुराना लॉ है, इधर साइड वाला अमेंडमेंट है, तो इसलिए ज्यादा लग रहा है, बट अमेंडमेंट ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत ही है अमेंडमेंट। ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, एलएलपी का लाइबिलिटी क्या होता है, पार्टनर्स का एलएलपी के साथ रिलेशन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन नंबर 34। अब देखो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है। हर एंटिटी को अपना जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होता है, जैसे हर साल अपन 11वीं 12वीं में अकाउंट्स पढ़े ना, अकाउंट्स आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें, सीए में भी, तो आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी रहती है, जर्नल एंट्रीज बनानी रहती है, पीएनएल अकाउंट बनाना रहता है, साल के आखिरी में आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बुक्स पूरी बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, और ये सारी जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये सबको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये क्या हर एलएलपी को मेंटेन करना जरूरी है? हाँ, सिर्फ मेंटेन ही नहीं, बल्कि इसको हमें आरओसी को फाइल भी करना होता है। अब देखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में या आप सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा उतनी ज्यादा रेगुलेटेड नहीं होती है, तो उस केस में आपको अपने रिजल्ट्स गवर्नमेंट को नहीं बताने रहते हैं। बट अगर एलएलपी और कंपनी की बात करें, तो एलएलपी और कंपनी एक लीगल एंटिटी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है, तो उनको अपना हर साल का रिजल्ट जो है ना, वो डिस्क्लोज करना होता है गवर्नमेंट को, यानी हमें आरओसी को अपना रिजल्ट सबमिट करना होता है सालाना, साल खत्म होने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अब उसमें हमें क्या क्या बनाना पड़ता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना रहता है, एक हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाना रहता है, और एक हमें बनाना रहता है एनुअल रिटर्न। तो मेनली ये तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स आप पढ़ ही रहे हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप जानते हो कि अकाउंट्स को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम यानी हर डेबिट का क्रेडिट होगा। अगर अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो पैसा देके, तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब हर डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो हर एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने रहते हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर ईयर के लिए। ऑब्वियसली हम सालाना मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और कैश बेसिस पे भी कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, और इसे कहाँ रखना जरूरी है? इसे हमें एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना जरूरी है। अब रजिस्टर्ड क्या ऑफिस क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर ऑफिस होता है एलएलपी का, जो एड्रेस हम लोग गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। तो एलएलपी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। और उसको ऐसा नहीं है कि पिछले साल का हमने बनाया अब इस साल फेंक दिया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट अब क्या काम आएगा, पिछला साल तो खत्म हो गया, उसको फेंक देता है। नहीं, लॉ बोलता है कि हर एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कम से कम 8 सालों तक रखने हैं। मतलब मान के चलो, अगर मेरा 2022 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो 2022 में मैंने बनाया, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2029 तक मुझे उसको रखना पड़ेगा। और भले 2030 में मैं उसको फेंक दूं, चलेगा, लेकिन 2029 तक मैं नहीं फेंक सकती, मुझे उसको रखना पड़ेगा। तो एक पीरियड स्पेसिफाइड है कि इतने टाइम तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, और वो टाइम कितना है? वो टाइम है 8 साल। ये मैं एडिशनल नॉलेज दे रही हूँ आपको, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ था, ये मैं बेयर एक्ट से पढ़ के मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। उसके बाद होता क्या है, देखो एलएलपी के केस में ना, एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर एलएलपी ने बहुत सारा लोन ले लिया, लोन ले लिया, अब अगर एलएलपी के पास उतने पैसे नहीं है, एलएलपी मान के चलो इंसॉल्वेंट हो गई, एलएलपी उस लोन को नहीं चुका पा रही है, तो क्या पार्टनर्स के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आएगी? नहीं आएगी ना। तो एक बात बताओ, यहाँ तो वो बेचारा जो लोन देने वाला, मान के चलो एसबीआई ने लोन दे दिया एलएलपी को, अब एलएलपी तो इंसॉल्वेंट हो गई, एलएलपी तो रिटर्न कर नहीं पा रही है, और ना ही पार्टनर्स के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आएगी, तो वो बेचारे क्रेडिटर का पैसा डूब गया ना, अब वो क्या करेगा? इसीलिए एलएलपी ना सॉल्वेंट होनी चाहिए, मतलब एलएलपी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा उधार में है, वो अपनी उधारी नहीं चुका पा रही है, तो एलएलपी का सॉल्वेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो लोग ना क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। और इसीलिए हर साल एलएलपी को
गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। इसका कंसेप्ट क्या है मैम, इसका पर्पस ये होता है कि एलएलपी गवर्नमेंट को बताती है कि गवर्नमेंट मैं परफेक्टली सॉल्वेंट हूँ, मेरी असेट्स अच्छी खासी है, मैं ऐसे डेट रीडर नहीं हूँ, उधारों से बोझी हुई नहीं हूँ, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मैं बिल्कुल सॉल्वेंट हूँ, मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ। तो हमें ना ये गवर्नमेंट को बताना पड़ता है और इसके लिए हमें उनको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में सैस बोलते हैं। सैस, ये वो सास नहीं है, सास बहू वाली, सास भी बोल सकते हैं, हाँ सास। सास आपको फाइल करना पड़ता है हर साल आरओसी को। अब देखो, एक टाइम लिमिट होगी फाइल करने की, हाँ मैम। तो सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है जो चालू हो रहा है 1 अप्रैल को और वो खत्म हो रहा है 31 मार्च को। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, चालू हो रहा था 1 अप्रैल को, खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस साल का अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बना रही हूँ तो साल खत्म होने के बाद ही बनाऊंगी। एग्जाम्पल, आपको इस साल की बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट तो पूरा साल खत्म होने के बाद ही बनाओगे ना, साल खत्म होने से पहले बैलेंस शीट कैसे बना सकते हो। तो वही वाली बात हो गई कि मान के चलो ये 2022 की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। अब साल खत्म हो गया। अब साल खत्म होने के बाद आप इस साल का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाओगे, हाँ बनाओगे। तो कितना टाइम दिया हुआ है आपको बनाने के लिए, आपको बनाने के लिए दिया हुआ है 6 महीने का टाइम, सॉरी 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। 6 महीना कहां से गिनोगे, साल खत्म होने से गिनोगे, यानी मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपका डेडलाइन हो जाएगा 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर तक आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बना लेना है। बना लिए, अब गवर्नमेंट को फाइल भी तो करना पड़ेगा ना, आपको इसको गवर्नमेंट को फाइल करना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है कि गवर्नमेंट मैं परफेक्टली सॉल्वेंट हूँ, तो मुझे ये स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना होगा। अब फाइल करने के लिए कितना टाइम दिया है, 6 महीने के अंदर बना लिया, फाइल करने में कितना ही टाइम लगेगा, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर। अब यहाँ से 30 डेज कितना हो जाएगा, 30 अक्टूबर। जब डेज में टाइम लिमिट होता है ना तो उसको हम डेज में ही गिनते हैं, मंथ मत गिनना। भले अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नहीं, लेकिन हमें 30 दिन का टाइम लिमिट मिला है तो हम 30 दिन ही गिनेंगे। तो ये आपकी फाइल करने की डेडलाइन हो जाएगी 30 अक्टूबर। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी आपको बना कितने टाइम के अंदर लेना है, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 सितंबर इज योर लास्ट डेट। और इसको हमें गवर्नमेंट को फाइल कब तक कर देना है, अगले 30 दिन के अंदर, 6 महीना खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी गवर्नमेंट को फाइल करने की लास्ट डेट है हमारी 30 अक्टूबर। चलो आई होप आपको समझ में आ गया है इसका मतलब। तो यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के बारे में कुछ दिया हुआ है। सास जिसको हम बोलते हैं कि जो एलएलपी है उसको एक सास बनाना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी क्या डेट हो गई, 30 सितंबर तक बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या, सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। और ऑब्वियसली ये हमें हर साल का बनाना पड़ता है और हर साल हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, गवर्नमेंट हम इस साल भी सॉल्वेंट थे, गवर्नमेंट हम इस साल भी सॉल्वेंट है। तो हर फाइनेंशियल ईयर का आपको बनाना पड़ता है इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। फॉर्म नहीं लिखा क्या मैंने इसका, फॉर्म 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म क्या रहता है, फॉर्म 8। ये एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, लिख लेना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कौन से फॉर्म में होता है, फॉर्म नंबर 8 में। और इसको साइन कौन करेगा, इसको साइन करेंगे सारे डीपी। मोस्टली जो डीपीज है ना उनका पर्पज ही यही होता है, मैनेजमेंट करना, साइनिंग वगैरह करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो जहां भी साइन वगैरह लगता है ना मोस्टली डीपीज का ही लगता है साइन, तो इसको साइन कौन करेगा, डीपी। अब इसको आपको फाइल करना पड़ेगा, फाइल करोगे आप। अब एवरी एलएलपी शैल फाइल यानी गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा विद इन सच प्रिस्क्राइब टाइम। टाइम कितना है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्या फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, किसको, आरओसी को। आरओसी यानी रजिस्ट्रार, हर साल करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, तो सिंपली इन फॉर्म नंबर 8। ये रूल्स में दिया रहता है ना, इसलिए आप लोगों के मटेरियल में दिया नहीं, आप लोगों का मटेरियल बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बनाया गया है, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसका फॉर्म कौन सा, फॉर्म 8। और टाइम क्या है, टाइम है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर के जो 6 महीने खत्म हो रहे हैं, 6 महीने कहाँ खत्म हो रहे हैं, 30 सितंबर को, उसके 30 दिन के अंदर यानी 30 अक्टूबर तक आपको इसको आरओसी को फाइल कर देना है। समझ में आया, मतलब आपको सबसे पहले सास बनाना है 6 महीने के अंदर, फिर उसके बाद उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको उसको आरओसी को फाइल करना है इन द फॉर्म नंबर 8। ठीक है, तो ये तो था आपका दो बातें, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और एक सास के बारे में, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और एक सास के बारे में। अब
अब मैम जैसे कंपनी के बारे में आपको पता है ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है कि आप एक सीए के पास जाके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग कराते हो और वो सीए एक बाहर वाला बंदा होता है। वो बेसिकली आपके अकाउंट्स चेक करता है कि सब सही है ना, आपने कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया है, आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हो। तो वो चेक करता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही है ना, आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हो, और फिर वो उस ऑडिट का रिजल्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। समझ में आया? तो क्या कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है? हाँ मैम, कंपनी को तो कंपलसरी होता है ऑडिट कराना। बट अगर एलएलपी की बात करें तो क्या सारी एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी है? द आंसर इज नो। सारी एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सारी चीज एलएलपी के ऊपर भी मैंडेटरी कर देंगे तो फिर भैया कंपनी और एलएलपी में अंतर क्या रह जाएगा? हमने एलएलपी को थोड़ा सा बेनिफिट दिया है कि भैया कंपनी जितने कंप्लायंसेस नहीं रहेंगे आपके में, थोड़े कम कंप्लायंस रहेंगे, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो भैया सारा बोझा थोड़ी डाल देंगे। बट हाँ, अगर एलएलपी अच्छे खासे बड़े लेवल पे चली गई है तो हम बोलेंगे भैया आप तो बड़े लेवल पे चल रहे हो, आपका टर्नओवर तो 50 लाख से भी ऊपर है, तो उस केस में हम उनको ऑडिट कंपलसरी कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा बैलेंस लॉ बनाया है कि जो छोटी मोटी एलएलपीज है ना, जो छोटे मोटे लेवल पे काम कर रही है, उन्होंने पूंजी 25 लाख से ऊपर नहीं लगाया है, उनका टर्नओवर यानी कि सेल्स 40 लाख से ऊपर सेल्स जा ही नहीं रहा है, तो वो चिंदू पिंदू एलएलपी है, उनको ऑडिट कराने की जरूरत है ही नहीं। बट हाँ, अगर कोई एलएलपी ऐसी है जिसका कंट्रीब्यूशन या टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो उन्हीं को ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अगर ऑडिट की बात करें तो क्या सारी एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी है? द आंसर इज नो। एलएलपी की अगर बात करें तो अगर आपका टर्नओवर जो है वो 40 लाख तक है या फिर कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है तो उस केस में आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है और या फिर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। मतलब किसको ऑडिट कराना पड़ेगा? अगर ये दोनों कंडीशन, आप ये दोनों लिमिट आप एक्सीड करते हो तो आपका टर्नओवर भी 50 लाख से ऊपर है एंड आपको कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से ऊपर है। एक सेकेंड, एंड है कि और है, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर और है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन है? 34 ना? $40 lakhs और whose contribution इतना is not required. Yes, I am correct. बिल्कुल सही है। यहाँ और ही है, यहाँ और ही है, मैंने चेक कर लिया बेयर एक्ट से, एमसीए की वेबसाइट से। तो इसका मतलब क्या है मैडम? इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी आपका लिमिट के अंदर है, 40 से कम है या 25 से कम है, तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। मतलब हिंदी में ना अपनी कॉपी में लिख लेना कि ऑडिट तभी कराना पड़ेगा अगर टर्नओवर भी 40 लाख से ऊपर है और कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से ऊपर है। दोनों कंडीशन एक्सीड होंगी तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आपका टर्नओवर 50 लाख है पर आपका कंट्रीब्यूशन 20 लाख है तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि भले टर्नओवर का लिमिट एक्सीड हो रही है लेकिन कंट्रीब्यूशन की लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है। मतलब अगर दोनों ही लिमिट एक्सीड होगी तो ही आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या आप समझ गए किसको ऑडिट कराना पड़ेगा? हाँ। तो ये था हमारा 3 बातें, एक अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके, एक सास से लेके और एक ऑडिट से लेके। उसके बाद ये वाली बातें जो है ये अमेंड हो चुकी है, तो इसको मैं आपको अमेंडमेंट से पढ़ाऊंगी। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 34, इसका फर्स्ट पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है, फोर्थ पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है। बट इसका फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ना, जो पेनाल्टी की बात कर रहा है, वो अमेंड कर दिया गया है, तो इसको मैं आपको अमेंडमेंट शीट से पढ़ाऊंगी। अब अपनी अमेंडमेंट शीट खोल लो और अमेंडमेंट वाली शीट में कहां पर आ जाओ, ये देखो, ये जो सेक्शन 34 है ये अमेंड कर दिया गया है, लेकिन 1 सेम है, 2 सेम है, तो उसको मैंने काट दिया, इसको वहीं से पढ़ लेंगे। 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, सिर्फ ना फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पॉइंट अमेंड हुआ है। अब फिफ्थ वाला पॉइंट ना सबसेक्शन 3 के पेनाल्टी की बात कर रहा है और सिक्स्थ वाला पॉइंट 1, 2 और 4 के पेनाल्टी की बात कर रहा है। अब 3 में क्या था? 3 में ना
ये इसकी बात कर रहा है क्या? सास को जो हम आरओसी को फाइल करते हैं ना उसकी बात कर रहा है। मतलब अगर आप टाइमली आरओसी को सास फाइल नहीं करोगे तो उसके लिए पेनाल्टी कौन-सी है? ये 5th पॉइंट में दी हुई है उसके लिए पेनाल्टी। समझ में आया? अब पॉइंट नंबर 1, 2 और 4 के कंट्रावेंशन के लिए अलग से पेनाल्टी दी हुई है। 1, 2 और 4 में क्या बात कर रहा है? 1 में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहा है, 2 में सास मेंटेन करने की बात कर रहा है और 4 में ऑडिट कराने की बात कर रहा है। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में या सास बनाने में या ऑडिट कराने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको ये 6th वाली पेनाल्टी लग जाएगी। और अगर आप सास को आरओसी को फाइल करने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको ये 5th पॉइंट वाली पेनाल्टी लग जाएगी। अब पेनाल्टी क्या है? किसके लिए? अगर आप सास को टाइमली फाइल नहीं करते हो, सबसेक्शन 3 में डिफॉल्ट करते हो तो एलएलपी और डीपी को पेनाल्टी लग जाएगी 100 रुपए पर डे की। 100 रुपए पर डे यानी जितना लेट फाइल करोगे हर दिन का 100 रुपए पेनाल्टी लगता जाएगा। अगर मैंने 4 दिन लेट फाइल किया तो 4 दिन का 400 रुपए लग जाएगा। तो 100 रुपए हर दिन का लगता जाएगा। बट बढ़ते मैक्सिमम कितनी पेनाल्टी लग सकती है? मैक्सिमम एलएलपी को लग सकती है 1 लाख की पेनाल्टी और डीपी को लग सकती है 50,000 की। देखो यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 फॉर डीपी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद अगर सबसेक्शन 1, 2 और सबसेक्शन 4 का डिफॉल्ट किया तो उस केस में एलएलपी के ऊपर, सिर्फ एलएलपी के ऊपर फाइन लग जाएगा 25,000 से 5 लाख के बीच का कुछ भी लग सकता है और डीपी को फाइन लग जाएगा 10,000 से 1 लाख तक के बीच का। ठीक है। तो ये जो फाइल करने वाली बात थी इसमें पर डे की पेनाल्टी दी हुई है। पेनाल्टी है 100 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 फॉर डीपी। हाँ, बट अगर अपन 1, 2 और 4 के डिफॉल्ट की बात करें तो एलएलपी के ऊपर फाइन लग जाएगा 25,000 से 5 लाख तक का और डीपी के ऊपर फाइन लग जाएगा 10,000 से 1 लाख तक का। ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है उसी को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है। तो ये तो था आपका क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर 34। उसके बाद सेक्शन नंबर 35 की बात करें जो एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है तो ये भी अमेंड हो चुका है। लेकिन ना इसको ना जो अमेंडमेंट हुई है ना वो मैंने यहीं पर काट के लिख दी। छोटी सी अमेंडमेंट थी, सिर्फ पेनाल्टी अमेंड हुई है तो मैंने ना इसको यहीं पर से काट के अमेंड कर दिया है इसको। तो इसको आप अपने बुक में ही करेक्ट कर सकते हो। एनुअल रिटर्न, अब देखो एनुअल रिटर्न क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि हर साल ना हमें एक रिटर्न बनाना पड़ता है। रिटर्न क्या होता है मैडम? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में कितना कैपिटल है, कंपनी में कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन डीपी है, कि क्या क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहा। तो बेसिकली ओवरऑल मतलब ओवरऑल ब्रीफ तरीके से हम एलएलपी के बारे में पूरा समझा देते हैं कि एलएलपी में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा ऑफिस कहाँ है, तो ये सारी डिटेल्स हम देते हैं। तो हर साल हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और वो डॉक्यूमेंट हमें आरओसी को फाइल करना होता है, आरओसी को सबमिट करना होता है। क्यों? आरओसी बहुत पॉजिटिव है, आरओसी को सारी डिटेल्स चाहिए। तो हर साल हम अपने एलएलपी की सारी बेसिक डिटेल्स का एक एनुअल रिटर्न बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें अपने बारे में सारा बता देते हैं और उसको हम आरओसी को फाइल कर देते हैं। उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। ये कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 35 में। अब इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 11। तो हर एलएलपी को फॉर्म नंबर 11 में हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। किसके पास फाइल करना होता है? रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। सवाल ये उठता है कितने दिन के अंदर? टाइम लिमिट आपको याद करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर। साल कब खत्म होता है? मार्च में, 31 मार्च। अब वहां से आपको 60 डेज काउंट करना है। तो अप्रैल के 30 डेज हो गए, मई के 30 डेज, तो आपका डेडलाइन क्या हो जाएगा? 30th मई। दिस इज नॉट 31st मई। डोंट रीड 60 डेज एज 2 मंथ्स। 2 मंथ्स बोलता तो पूरा कंप्लीट 2 मंथ लेते तो 31st में लास्ट डेट आ जाती, बट यहाँ 60 डेज बोला है तो हम एग्जैक्टली 60 डेज ही लेंगे एंड योर डेडलाइन इज 30th मई। मतलब हर साल 30 मई से पहले पहले हमें एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल कर देना है। समझ में आया? अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में एलएलपी और डीपी के ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 100 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एलएलपी के ऊपर 1 लाख, डीपी के ऊपर 50,000। ये सेम है जो सास फाइल करने की पेनाल्टी थी ना, वो सेम है। 100 रुपए जितना लेट फाइल करोगे हर दिन का 100 रुपए बढ़ता जाएगा। बट एलएलपी के ऊपर मैक्सिमम पेनाल्टी लग सकती है 1 लाख और डीपी के ऊपर मैक्सिमम लग सकती है 50,000। समझ में आया? ठीक है। और उसके अलावा हाँ, ये दोनों पॉइंट मैंने कर दिया। यहाँ पर एलएलपी के ऊपर पनिशमेंट की बात कर रही थी और यहाँ डीपी के ऊपर पनिशमेंट की बात कर रही थी। दोनों का मैंने यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट हो गया है। ये दोनों पॉइंट क्या हुआ?
ये दोनों पॉइंट जो है डिलीट हो गए हैं और इसकी जगह एक सिंगल पॉइंट आ गया है पेनाल्टी का, ये वाला। तो इसको आप अमेंड हो चुका है, इसको आप बुक में ही लिख सकते हो। तो अगर आपको पढ़ना है अमेंडमेंट की लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ से वैसे आप पढ़ सकते हो अमेंडमेंट शीट से सेक्शन नंबर 35, बट इसको ना मैं वहीं पर अपडेट करा दी हूँ, तो इसको आप वहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ एलएलपी का। मैम क्या हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा कन्वर्जन का? नहीं, पूरा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें बेसिक पढ़ना है। तो आप एक बात आपको एक बात बताती हूँ, कंपनी जो है बहुत सालों से चली आ रही है, बट अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी एक नया कंसेप्ट है जो अभी 2008 में चालू हुआ है। कंपनी तो आदम जमाने से, ब्रिटिशर्स थे तब से चली आ रही है कंपनी का कंसेप्ट। तो एलएलपी का कंसेप्ट अभी नया है, अभी अभी आया है। तो एलएलपी का कंसेप्ट आने के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज एलएलपी में कन्वर्ट होने लग गई, बहुत सारी पब्लिक कंपनीज एलएलपी में कन्वर्ट होने लग गई, बहुत सारी पार्टनरशिप एलएलपी में कन्वर्ट होने लग गई। तो उनको कन्वर्ट होने का प्रोसीजर क्या है, ये दिया हुआ है एलएलपी एक्ट के शेड्यूल्स में। तो अगर एक फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो वो कहाँ दिया हुआ है, सेकंड शेड्यूल में। अगर एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो वो दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल में। और अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो वो दिया हुआ है फोर्थ शेड्यूल में। यानी कि मैम अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो क्या आप लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैम क्या कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, आप उसको पहले अनलिस्ट करो, आप उसको लिस्टेड से डीलिस्ट करके आप उसको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बनाओ, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप कन्वर्ट कराते हो ना तो आपको एज अ एलएलपी रजिस्टर होना पड़ता है। तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस दिया हुआ है कि आप जब कन्वर्ट हो रहे हो या तो फर्म से एलएलपी में, या तो प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में, या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में, जब आप फर्म में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको आरओसी के पास जाना पड़ता है कि आरओसी मुझे कन्वर्ट होना है। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हो, फिर आरओसी पूरा जांच पड़ताल करती है। अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ सब सही है, सब अच्छा है, कुछ भी डिफॉल्ट नहीं है, हम इनको एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आरओसी क्या करती है, आपको कन्वर्ट कर देती है, अलाउ कर देती है आपका कन्वर्जन, और आपको एलएलपी का नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है। पूरा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। देखो मान के चलो अगर फर्म या पीटीसी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अगर आपको फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कराना है एलएलपी में, तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन के लिए किसको अप्लाई करना पड़ता है, आरओसी को अप्लाई करना पड़ता है। फिर आरओसी पूरा जांच पड़ताल करती है, अगर उसको सारे डॉक्यूमेंट सही लगते हैं तो वो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है। समझ में आया? हाँ मैडम समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक बार जो मैंने आपको समझाया वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार रीड आउट ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑन सैटिस्फाइंग दैट द फर्म or private company or unlisted public company as the case may be has complied with the provision of schedules, respective schedules, provision of act, rules made thereunder, then registrar will register the documents and issue certificate of incorporation in such form as determining stating that LLP is registered under the act. इसका मतलब क्या है मैडम? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कन्वर्ट होना है, आपको फर्म को या प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दोगे, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने पूरे एलएलपी एक्ट का कंप्लायंस किया है, एलएलपी रूल्स का कंप्लायंस किया है, शेड्यूल्स का कंप्लायंस किया है, उस केस में वो आपका कन्वर्जन रजिस्टर कर देगी और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, जिसमें ये बोलेगी कि ये एलएलपी अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, एलएलपी बन चुकी है। ये फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद ना हमें ना अपने पुराने वाले अथॉरिटी को भी बताना पड़ता है कि हम सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गए हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हो तो फर्म के लिए अलग गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है और एलएलपी के लिए अलग गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। एलएलपी के लिए होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, सॉरी, और फर्म के लिए होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, आरओएफ। तो अब मान के चलो आप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हो गए, तो आपको नहीं लगता आपको अब फर्म की जो अथॉरिटी थी रजिस्टर ऑफ फर्म
उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, उसको भी बताना पड़ेगा कि सर अब हम फर्म नहीं रहे, अब हम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए। तो या फिर अगर आप पहले कंपनी से कन्वर्ट हो रहे हो एलएलपी में, तो कंपनी का पहले जो रजिस्ट्रार था उसको आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि सर अब हम कंपनी नहीं रहे, अब हम जो है एलएलपी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कितने दिन के अंदर बताना रहता है? 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो जैसे आप एलएलपी में कन्वर्ट हो गए, अब आप एलएलपी बन गए, अब ना 15 दिन के अंदर अंदर आपको प्रीवियस यानी जो आपका पहले वाला अथॉरिटी था ना, या तो आरओएफ या तो आरओसी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर अब हम फर्म या कंपनी नहीं रहे, अब हम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये सेकेंड वाले पॉइंट में यही वाली बात लिखी है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द एलएलपी शैल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब वो एलएलपी बन गई, उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्म करेगी द कंसर्न्ड आरओएफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या फिर आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज with which it was registered with under the provision of Indian Partnership Act और कंपनीज एक्ट। मतलब जिसके पास आप पहले रजिस्टर हुए थे ना, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अब हम पार्टनरशिप फर्म या कंपनी नहीं रहे, अब हम एलएलपी में कन्वर्ट हो चुके हैं। उनको क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा? उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट दी कन्वर्जन, और एलएलपी की सारी डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी। तो ये था कन्वर्जन का छोटू सा प्रोसेस। अच्छा, 2 लाइन और लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जो भी कंपनी में लोग थे, जैसे मान के चलो अगर आप पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म में पहले पार्टनर्स रहे होंगे। अगर आप कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कंपनी में पहले शेयर होल्डर्स रहे होंगे। तो उन लोग अब एलएलपी बना लिए। तो इसका मतलब ये है कि सिंस नाउ you have converted into LLP, now you have to comply with all the provisions of LLP Act and LLP rules। अब आपको LLP Act के सारे provisions को comply करना होगा। और effect of registration क्या होगा? मतलब एक बार अगर आप convert हो जाते हो, एक बार अगर आप LLP या एक बार अगर आप पार्टनरशिप फर्म या कंपनी से LLP में कन्वर्ट हो जाते हो, तो वो जो आपको एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो लिखा हुआ है एलएलपी एक्ट में, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं पहले आपको इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ाना चाहूंगी। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब द मोमेंट यू हैव कन्वर्टेड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी टू एल एलएलपी, उसका इफेक्ट क्या होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट है, बट कुछ 2-3 ही चुन के आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो देयर शैल बी एलएलपी नेम्ड स्पेसिफिक। सबसे पहले तो एक एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। उसके बाद जो भी पुरानी कंपनी या फर्म की प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थी, चाहे वो टैंजिबल एसेट चाहे वो इंटैंजिबल एसेट, अब वो एलएलपी को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, अलग से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे देखो, मान के चलो कि ये ना एक पहले या तो फर्म थी, या तो प्राइवेट कंपनी थी, या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में, तो इस कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होगा? अपने आप ऑटोमेटिक इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा? अगर आप इसको कन्वर्ट करके एज अ एलएलपी रजिस्टर करा लेते हो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा, सबसे पहला कि एलएलपी ऑटोमेटिक एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। दूसरा, ये पुराने वाले फर्म की जो भी असेट्स होंगी, प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो, ऑटोमेटिक वो सारे असेट जो है एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। अलग से कुछ सेल परचेज करने की जरूरत नहीं है, अलग से ट्रांसफर के लिए कुछ ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये बाय द वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन ओनली ऑटोमेटिक ये पुराने फर्म की सारी असेट जो है वो एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगी। ये कहाँ लिखा हुआ है मैम? ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ एलएलपी का, जिस दिन कन्वर्जन हुआ, उसी दिन ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? एक इफेक्ट तो ये होगा कि एलएलपी अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जितनी भी असेट्स थी पुराने वाले फर्म या कंपनी की, वो ऑटोमेटिक एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगी। जितनी असेट्स है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है। इमूवेबल एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग; मूवेबल एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर;
इंटेंजिबल एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है, इट्स वेस्टेड इन द फर्म और कंपनी, जो पुराने फर्म या कंपनी के पास थी, सारे असेट, सारे राइट, सारे लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, एवरीथिंग एवरीथिंग, होल ऑफ अंडरटेकिंग, पूरा का पूरा बिजनेस, whole of undertaking, every single thing, every asset, every liability, whole of undertaking shall be transferred to and shall vest with the LLP without further assurance or act or deed. अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डीड बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारे असेट, सारे लाइबिलिटी, सारे अंडरटेकिंग वो पुराने वाले फर्म के जो थे ऑटोमेटिक एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो पुरानी वाली फर्म और कंपनी है वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि वो डिसॉल्व हो गया है द मोमेंट पुरानी वाली फर्म या कंपनी कन्वर्ट हो गई एलएलपी में। तो द मोमेंट वो कन्वर्ट हो गई और एलएलपी को रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो एलएलपी तो एग्जिस्टेंस में आ गई और इसके सारे असेट इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये खोखली हो गई, अब ये खाली हो गई, तो इसको मान लिया जाएगा कि ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो गई, अलग से वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो पुरानी वाली फर्म और कंपनी थी, इट शैल बी डीम्ड मतलब मान लेंगे कि वो अपने आप जो है क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, और उसका नाम रिमूव कर देंगे ये रजिस्टर ऑफ फर्म और रजिस्टर ऑफ कंपनी से, एज द केस मे बी। तो ये क्या है, ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कन्वर्जन करने से ऑटोमेटिक ये इफेक्ट हो जाएगा और ये सबको मानना पड़ेगा, कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। मतलब आपको इस इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मानना पड़ेगा कि हाँ, रजिस्ट्रेशन करने से ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप इसके विपरीत नहीं जा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप फर्म या कंपनी को कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में, तो ऑटोमेटिक आपको एलएलपी के एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, एलएलपी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ऑटोमेटिक आपको अप्लाई हो जाएंगे, एलएलपी के शेड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे, और एलएलपी का जो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको मानना पड़ेगा, वो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यही वाली बात थर्ड और फोर्थ पॉइंट में लिखी हुई है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपॉन सच कन्वर्जन, मतलब जैसे ही कन्वर्जन हो जाएगा, अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, पुराने वाले लोगों की बात कर रहा है ना, पुराने फर्म के पार्टनर्स, शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एज द केस में भी, एलएलपी हो गया या फिर एलएलपी के पार्टनर्स हो गए, एवरीवन शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल, एज द केस में भी, दे विल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, एलएलपी रूल्स, एलएलपी शेड्यूल्स। उनको एलएलपी एक्ट और शेड्यूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो उससे बंध जाएंगे, दे विल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी बिकॉज नाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। और अपॉन सच कन्वर्जन, ऑन और फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, द इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन शैल बी सच एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, जो शेड्यूल में लिखा है, और शेड्यूल में क्या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ये रहा। और भी बहुत सारे पॉइंट है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये तीन आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन के बारे में कि अगर आपको फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कराना है तो आप करा सकते हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा और फिर वो चेकिंग वेकिंग करेगी, सब उसको सही लगेगा तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। फिर उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पुराने वाले रजिस्टर ऑफ फर्म या आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कि आप कन्वर्ट हो चुके हो। द मोमेंट आप कन्वर्ट हो जाओगे, जितने भी लोग एसोसिएटेड है सबको एलएलपी एक्ट और एलएलपी शेड्यूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और इस इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मानना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा कि नया वाला एलएलपी ऑटोमेटिक एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, पुराना वाला एलएलपी खत्म हो जाएगा और पुराना वाला फर्म या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी खत्म हो जाएगा और उसके जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं, अंडरटेकिंग है, वो सब ऑटोमेटिक जो है एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलो, आई एम अज्यूमिंग कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया है, ये वाला पॉइंट कुछ भी डाउट नहीं बचा है इसमें। ठीक है, फॉरेन एलएलपी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फॉरेन एलएलपी मैंने जब आपको डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो मैं आपको ऑलरेडी फॉरेन एलएलपी पेज नंबर 1 में, आई गेस लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में मैंने आपको फॉरेन एलएलपी के बारे में समझा दिया था। डेफिनेशन में पढ़े थे क्या? आई गेस सो। यस, ये देखो डेफिनेशन में पढ़े थे अपन फॉरेन एलएलपी के बारे में पेज नंबर 4.4 में कि फॉरेन एलएलपी यानी ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर की है बट इंडिया में भी उसका कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है। मतलब ऐसी एलएलपी जो वैसे तो बाहर की है, इंडिया की नहीं है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है बट इंडिया में भी आकर के धंधा कर रही है, इंडिया में भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। इसका कंसेप्ट सिमिलर है फॉरेन कंपनी के जैसे। बस इतना ही आपको पढ़ना है फॉरेन एलएलपी के बारे में।
हुँ, ठीक है। तो यहाँ पर बकवास बात दी हुई है, ये काम का नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन एलएलपी को लेकर के प्रोविज़न बना सकता है, लॉ बना सकता है कि वो कैसे आके इंडिया में धंधा करेगी, वो कैसे आके इंडिया में प्लेस ऑफ बिज़नेस एस्टैब्लिश करेगी। बस इतनी-सी बात लिखी हुई है, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बकवास बात लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक है आपका वाइंडिंग अप, उसके बाद मिसलेनियस है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मिसलेनियस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाइंडिंग अप वाला इम्पोर्टेंट है। वाइंडिंग अप के आगे मैंने 4-5 स्टार मार्क कर रखे हैं, मतलब ये वाइंडिंग अप वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बारे में। अब देखो, अगर आपको अपनी एलएलपी को बंद करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? ऐसे ही मनचाहा कर दिए क्या? कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसकी परमिशन लेनी होगी? आरओसी की, और एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी और एलएलपी होती है, उनको लॉ ही जन्म देता है और उनको आपको अगर क्लोज करना है तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही हो सकता है, अपने मन मर्जी से नहीं हो सकता, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप यानी बंद करना। अब देखो, वाइंडिंग अप ना दो तरह का होता है, एक होता है वॉलंटरी और एक होता है बाय ट्रिब्यूनल। एक होता है, मान के चलो हम एलएलपी बना रखे हैं, अब हमारा खुद का ही धंधा करने का मन नहीं है, हमारे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, हमारा मन नहीं है, हमारे बीच में झगड़ा होने लग गया, तो हमने खुद ही सोचा चलो बंद कर देते हैं एलएलपी। तो वो होता है वॉलंटरी। और जब हम वॉलंटरी डिसाइड करते हैं कि हमें एलएलपी को बंद करना है, फिर हम एलएलपी एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करके आरओसी से परमिशन लेके बंद करवाते हैं। दूसरा होता है कि अगर आप गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, अगर कुछ गड़बड़ है, आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप फ्रॉड कर रहे हो, तो उस केस में ना गवर्नमेंट आपको नहीं करने देती है। ट्राइब्यूनल और कंपनीज एक्ट का कंपनीज एक्ट का और कॉर्पोरेट बॉडी का कोर्ट कौन है? ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जैसे नॉर्मल सिविल और क्रिमिनल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, वैसे कॉर्पोरेट लॉ और मैटर से रिलेटेड केसेस एनसीएलटी के पास जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको हम लोग शॉर्ट में ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं। तो अगर आप कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो ना, तो ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर दे सकता है, बंद करो अपना धंधा, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, तुमको हम धंधा करने नहीं देंगे। उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल को अगर पता चला कुछ गड़बड़ी है और अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि नहीं नहीं आप सही काम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में ट्राइब्यूनल आपको जबरदस्ती कंपल्सरीली बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां ट्राइब्यूनल जो है वो एलएलपी को ऑर्डर दे सकती है कि बंद करो अपना धंधा। सबसे पहले, अगर एलएलपी खुद डिसाइड करता है कि मुझे ट्राइब्यूनल के द्वारा बंद होना है, अगर एलएलपी ने खुद डिसाइड किया कि हमें बंद होना है और उन्होंने बोला हम ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगी, उस हिसाब से हम बंद होंगे, तो उस केस में अगर ट्राइब्यूनल को सही लगेगा तो वो वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे सकता है। वाइंडिंग अप यानी एलएलपी को बंद करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आपकी एलएलपी में 2 से कम पार्टनर हैं। भैया, एलएलपी होने के लिए तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए ना, बिना 2 लोग के एलएलपी कैसे बनेगी? एक अकेला बंदा पार्टनरशिप बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। अब आपका मान के चलो 2 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर मर गया, तो हम आपको मौका देते हैं 6 महीने का। 6 महीने के अंदर-अंदर आप वापस एक और जन को ले आओ, कम से कम 2 पार्टनर होने ही चाहिए। आपने क्या किया, 6 महीने से ऊपर हो गए और आपके पार्टनर्स अभी भी 2 से कम है, यानी एक ही जन है, तो अब भैया और मौका नहीं देंगे आपको, बंद करो आप अपनी एलएलपी, क्योंकि 2 लोग तो है ही नहीं और पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो हम आपको नंबर बढ़ाने का मौका देते हैं 6 महीने तक का। अगर 6 महीने से ऊपर हो गया है और आपके नंबर ऑफ पार्टनर अभी भी 2 से कम है, अब आपको ट्राइब्यूनल कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। तीसरा, आप भैया अपने उधारी नहीं चुका पा रहे हो, आप उधारी नहीं चुका पा रहे हो, धंधा क्या करोगे? आप इंसॉल आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो, आप उधारी नहीं चुका रहे हो, धंधा क्या करोगे? ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे देगी, बंद करो अपना धंधा। चौथा, अगर आप कुछ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ धंधा कर रहे हो इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने के लिए या इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने के लिए, तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उस केस में अगर कोई भी एलएलपी ऐसी होगी जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम करेगी, तो ट्राइब्यूनल आपको कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप लगातार 5 साल तक सास और एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट का सनक जाएगा और वो आपको कंपल्सरीली क्या कर देगी, ऑर्डर दे देगी बंद करने का।
अपन ने पढ़ा, जस्ट ऊपर अपन ने पढ़ा कि हर साल हमें सास और एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मार्च के बाद 60 डेज, यानी कि अप्रैल मई, 30 मई लास्ट डेट होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की। और सास फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? 6 महीने के बाद 30 दिन। 6 महीना कहां खत्म होगा? 30 सितंबर, उसके बाद 30 दिन, यानी कि इसकी लास्ट डेट होती है 30 अक्टूबर। अगर आपको 1 साल हो गया आपने फाइल नहीं किया, 2 साल हो गया फाइल नहीं किया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर आपने लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर तक सास या फिर एनुअल रिटर्न दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल नहीं किया, तो आपका डिफॉल्ट जो है 5 साल तक कंटिन्यू रहा है। ट्राइब्यूनल आपको कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। और लास्टली, अगर ट्राइब्यूनल के ओपिनियन में जस्ट एंड इक्विटेबल है, तो भी ट्राइब्यूनल आपको कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। समझ में आया? अब ये लास्ट पॉइंट काम का नहीं है, यहाँ पर सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो वाइंडिंग अप से रिलेटेड रूल्स बना सकती है, ये काम का नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आपका वाइंडिंग अप के बारे में। 6 केसेस ऐसे हैं जहां ट्राइब्यूनल आपको कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। पहला, अगर एलएलपी खुद डिसाइड करे तो। दूसरा, 6 महीने से ज्यादा हो गए, 2 से कम पार्टनर है तो। तीसरा, आप अपनी उधारी नहीं चुका पा रहे हो तो। चौथा, आप सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हो या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट। पांचवा, आपने लगातार 5 सालों तक या तो एनुअल रिटर्न या तो सास आरओसी को फाइल नहीं किया है। और लास्टली, अगर ट्राइब्यूनल को जस्ट एंड इक्विटेबल लगे तो। अगर ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि मुझे इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो ट्राइब्यूनल उसको डिसॉल्व कर देगी, अगर वो ट्राइब्यूनल के ओपिनियन में जस्ट एंड इक्विटेबल है तो। ये सारे केसेस थे। ये मिसलेनियस प्रोविजन वैसे तो काम का नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। अपना ऑलमोस्ट हो गया है चैप्टर। बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर्स विद एलएलपी। क्या लिखा है यहाँ पर? अ पार्टनर मे लेंड, हाँ, यहाँ पर बोल रहा है क्या एक पार्टनर एलएलपी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है? मतलब पार्टनर और एलएलपी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है, और ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो क्या ये कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो एलएलपी खुद अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कर सकती है। बट अगर बात करें पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म की, तो क्या पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं, पार्टनरशिप अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसीलिए क्या पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नहीं। बट क्या पार्टनर एलएलपी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? यस। मतलब एक पार्टनर एलएलपी को लोन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या एलएलपी पार्टनर को लोन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब क्या पार्टनर और एलएलपी क्या आपस में ट्रांजैक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पार्टनर मे lend money to or transact with LLP and it will have same right and obligation as if he is not a partner। और अगर वो लोन देता है तो एज अ नॉर्मल क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा, कुछ उसको डिफरेंट राइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे जस्ट बिकॉज ही इज अ पार्टनर। अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो नॉर्मल उसको एज अ थर्ड पार्टी को ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बाहर वालों को ट्रीट करते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंट राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं होगा, इट विल बी सेम। तो ये तो छोटी सी बात थी। उसके बाद ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि एलएलपी और कंपनी सिमिलर होते हैं काफी सारे एस्पेक्ट में, तो एक लॉ लिख दिया गया एलएलपी एक्ट में कि कंपनीज एक्ट के भी कुछ प्रोविजन जो है ना एलएलपी को एप्लीकेबल होते हैं। तो एक सेक्शन लिख दिया गया, सेक्शन 67, जो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी को एप्लीकेबल कर सकता है। 1956 को काट करके 2013 लिख लेना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविजन वो एज इट इज एलएलपी को अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई चेंजेस करके वो एलएलपी को अप्लाई कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं एलएलपी को एज इट इज अप्लाई नहीं होना चाहिए, इसमें ना एक दो पॉइंट चेंज करके एलएलपी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी कर सकता है। उसको बोलते हैं शैल अप्लाई टू एलएलपी विद सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एडॉप्शन एज में बी रिक्वायर्ड। मतलब और है एक्चुअल में कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एलएलपी को एप्लीकेबल होते हैं। कुछ प्रोविजन हम एज इट इज एप्लीकेबल कर देते हैं, कुछ प्रोविजन में हम थोड़े मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके एलएलपी में एप्लीकेबल करते हैं। ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। यहाँ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऐसा नोटिफिकेशन लाएगा कि कंपनीज एक्ट एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल करना है, तो कंपनीज एक्ट को एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी वो नोटिफिकेशन लाएगा, उस नोटिफिकेशन को हमें पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखना पड़ेगा। इट शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
यानी कि लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव करवाना होगा और कम से कम उसको 30 दिन के लिए तो उसको पार्लियामेंट में रखना होगा जब सेशन में है पार्लियामेंट, यानी कम से कम 30 दिन उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और फिर जब दोनों हाउस उसको अग्री कर देंगे, यानी दोनों हाउस ने डिसअप्रूव नहीं किया, दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया, तब जाके वो नोटिफिकेशन जो है अप्रूव होगा। मतलब यहाँ सिंपली वही वाली बात लिखी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन लाता है तो वो तभी इफेक्टिव होगा जब उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों अप्रूव कर देंगे और 30 दिन तक उस पर कम से कम डिस्कशन चलेगा पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। तो उसको हम ले डाउन करेंगे बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कितने दिन के लिए? कम से कम 30 दिन के लिए। एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन immediately or successive both the house agree in disapproving the issue or both the house agree the notification shall not be issued or as the case may be shall be issued। अब यहाँ दो बातें लिखी हुई है, या तो हो सकता है कि वो लोग डिसअप्रूव कर दे या ऐसा भी हो सकता है वो लोग अग्री कर दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर पार्लियामेंट उसको डिसअप्रूव कर देती है तो वो नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाएगा, यानी वो वैलिड नहीं होगा, और अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है तो उस नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा और वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बस इतना वाला बात लिखा हुआ है कि वैसे तो एलएलपी के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है, एलएलपी एक्ट, लेकिन कई सारी बातें कंपनीज एक्ट की भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके कंपनीज एक्ट एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल कर सकती है, लेकिन वो वाला नोटिफिकेशन दोनों लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव होना चाहिए। अगर वो अप्रूव करेंगे तो ही वो नोटिफिकेशन इशू होगा, अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो वो नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 68 छोटा सा है जो ये बोलता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हमें आरओसी को फाइल करने होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा है ना कि हमें सास फाइल करना है, हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना है, हमें अगर पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होता है तो वो फाइल करना पड़ेगा, हमें एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना है, तो हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ना आरओसी को सबमिट करनी होती है। तो क्या फिजिकल कॉपी हम ले जाके सबमिट करेंगे? द आंसर इज नो। हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको सबमिट करते हैं एमसीए की वेबसाइट में जाके, वेबसाइट में आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। अब जितने भी डॉक्यूमेंट एक एलएलपी आरओसी को सबमिट करती है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, भले वो ओरिजिनल हो, भले वो जेरोक्स हो, भले वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो, फर्क नहीं पड़ता, जितने भी डॉक्यूमेंट एलएलपी आरओसी के पास सबमिट करती है, जितने भी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक वैलिड एविडेंस है। यानी अगर कोर्ट कचहरी का केस होता है तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स को एज अ वैलिड एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है? बिल्कुल जी हाँ। तो चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो एक्सट्रैक्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट का जो आपने आरओसी को फाइल किया है या आरओसी को सबमिट किया है, हर वो डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास है, इट इज एडमिसिबल एज एन एविडेंस, उसको एक वैलिड एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अगर आरओसी कोई ओरल इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आरओसी कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है जो उसको पार्टी से मिला या एलएलपी से मिला, वो भी एक वैलिड एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। तो अगर आरओसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपना ठप्पा लगा के, डिजिटल सिग्नेचर करके, मतलब सर्टिफाई करके, आरओसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है साइन करके, सर्टिफाई करके, तो वो भी एक वैलिड एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल होगा अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। अगर उसके अगेंस्ट कुछ और प्रूफ कर दिए तो वो एडमिसिबल नहीं होगा एज एन एविडेंस, बट अगर उसके अगेंस्ट कुछ और प्रूफ नहीं कर पाए तो आरओसी को इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करती है तो वो भी वैलिड एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एक्सेप्ट हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको काट दो, ये अमेंड हो चुका है, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस वाला, इसको हम लोग अमेंडमेंट से पढ़ेंगे, ये अमेंड हो चुका है, इसको काट दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट डिफरेंस बिटवीन अपना ऑलरेडी हो चुका है, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन एक बार देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, केसला वाले क्वेश्चन है नहीं एलएलपी के, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोई डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना। आज ही के आज इस चैप्टर को रिवाइज करके क्वेश्चन करके पूरा नक्की कर देना, ताकि बाद के लिए पेंडिंग ना छोड़ो। आज के आज कर लोगे तो नक्की हो जाएगा, और छोड़ के कोई मतलब नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बेनिफिशियल होगा। पॉइंट नंबर 69 अमेंड हो चुका है, इसको हम लोग अमेंडमेंट शीट से करेंगे। कहां पर है? यहाँ पर लास्ट में है पॉइंट नंबर 69।
अमेंडमेंट शीट के लास्ट पेज में आ जाओ, अमेंडमेंट शीट के लास्ट वाले पेज में आ जाओ। यहाँ पर आपको दिखेगा सेक्शन नंबर 69 पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस के बारे में बात कर रहा है। एक दो छोटे छोटे अमेंडमेंट बचे हैं, बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेट सबमिट करते हो तो आपसे जो है एडिशनल फीस लिया जा सकता है। वो एडिशनल फीस क्या है, वो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो डॉक्यूमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड और फाइल्ड आफ्टर दैट टाइम। मतलब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी को टाइमली सबमिट नहीं करते हो तो आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। वो एडिशनल फीस कितनी है, वो अमेंड हो चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि जो आप एडिशनल फीस दोगे बाद में जो आप फाइल करोगे, इट विल प्रेजुडाइज टू एनी अदर लाइबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अदर लाइबिलिटी है वो मुक्त हो जाएगी। भले आप डॉक्यूमेंट लेट फाइल कर रहे हो तो उसकी फीस अलग है, उसकी एडिशनल फीस अलग है। एडिशनल फीस दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फीस माफ हो जाएगी, फीस तो आपको देनी पड़ेगी और एडिशनल फीस अलग से देनी पड़ेगी। और लास्टली अलग अलग एलएलपी अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। पहले ना एक फिक्स्ड एडिशनल फीस थी 100 रुपए पर डे की। पहले ना क्या था, 100 रुपए पर डे की फिक्स्ड थी, बट अभी उसको अमेंड कर दिया गया है और अभी बोल दिया गया है कि हम अलग अलग एलएलपी के लिए या अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पहले की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो आपको फीस वगैरह देनी है, जो आपकी पहले की लाइबिलिटी है वो तो स्टिल देयर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने सारे अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। एक दो न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम न्यूली इंसर्ट किए गए हैं आपके एलएलपी एक्ट में। ये अमेंडमेंट अपना हो गया था, ये वाला अमेंडमेंट हो गया था। हाँ, ये देखो, ये एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। कौन सा? सेक्शन नंबर 34A, जो बात करता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब देखो होता क्या है, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले भी सुना होगा। हर कंपनी अगर अलग अलग तरह से अकाउंटिंग करेगी या हर एलएलपी अलग अलग तरीके से बैलेंस शीट बनाएगी, रिपोर्टिंग करेगी, तो गवर्नमेंट के लिए उसको चेक करना और कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती है कि सबको यही सेम स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ऑडिट करने के और अकाउंटिंग करने के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के। ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? एक नफरा करके एक अथॉरिटी, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सबसे पहले जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बनाता है आपका इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक्सपर्ट कौन होता है? एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसीलिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये बनाता कौन है? ये बनाता है आईसीएआई, और फिर वो चेकिंग के लिए रिकमेंड करता है किसको? नफरा को। नफरा को फिर नफरा उसको चेक करता है, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसको चेक करता है, और नफरा और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके फिर वो लोग क्या करते हैं? उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं। सबसे पहला ड्राफ्ट कौन बनाता है? आईसीएआई। फिर उसको वो चेकिंग के लिए दे देता है अपनी हायर अथॉरिटी को, नफरा। और नफरा और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके फिर उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं, लागू करते हैं, जो कि हर एलएलपी को और हर कंपनी को फॉलो करना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करके किसके साथ? नफरा के साथ कंसल्ट करके क्या करता है? ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये बना के रिकमेंड कौन करता है नफरा को? आईसीएआई। तो दिस आर रिकमेंडेड बाय, रिकमेंड कौन करता है इसको? आईसीएआई, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और क्या ये सारी एलएलपी को फॉलो करना जरूरी है? नहीं, सारी एलएलपी को फॉलो करना जरूरी नहीं है। किस किस एलएलपी को फॉलो करना है वो हम प्रिस्क्राइब करके बता देंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट था कि एलएलपीज के ऊपर भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने लग गए हैं। एनुअल रिटर्न अपना ऑलरेडी हो चुका है। एक छोटा सा न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है स्पेशल कोड को लेकर के, स्पेशल कोड को लेकर के एक छोटा सा न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। देखो होता क्या है कि अगर आपका एलएलपी से रिलेटेड कोई केस हुआ, अब आप उसको सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर दोगे, तो भैया कोर्ट में आपको इंसाफ तो मिलता नहीं है। मिलती क्या है? सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही, पर इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। तो होता क्या है कि अगर आप जनरल कोर्ट में केस फाइल करोगे तो भैया वहां तो सालों से नंबर ऑफ केसेस चले आ रहे हैं। तो एलएलपी के लिए एक अलग से कोर्ट बनाने की जरूरत थी। इवन एनसीएलटी में कंपनीज के इतने सारे केस पेंडिंग हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि हमें एक अलग से जरूरत पड़ी
कि एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनाओ जो सिर्फ एलएलपी के केस हियर करे, जो सिर्फ एलएलपी से रिलेटेड डिस्प्यूट हियर करे, जो सिर्फ एलएलपी से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करे। तो स्पीडी ट्रायल के लिए, मतलब जल्दी केस सॉल्व हो, स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं। और वो स्पेशल कोर्ट्स हर जगह के लिए अलग अलग रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अब कितने स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे वो डिपेंड करता है। जैसे छत्तीसगढ़ छोटा जगह है, हो सकता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिला करके दोनों स्टेट छोटा छोटा है तो उनके लिए बस एक ही स्पेशल कोर्ट बना दे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है तो हो सकता है महाराष्ट्र के अकेले के लिए 2 स्पेशल कोर्ट बनाना पड़े। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से एरिया के लिए कितना स्पेशल कोर्ट बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट एरिया एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस एंड द नंबर ऑफ एलएलपीज। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। अब ये स्पेशल कोर्ट में क्या रहेगा, ये स्पेशल कोर्ट में एक सिंगल जज रहेगा और वो जो सिंगल जज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। याद करो सेशन जज किसको बोलते हैं, याद करो सेशन जज किसको बोलते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो जज होते हैं ना उनको सेशन जज बोला जाता है। सेशन कोर्ट किसको बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स को सेशन कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एक सिंगल जज रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। और ये जो सेशन जज होता है ना थोड़ा हाई लेवल का होता है, ये सिर्फ ऐसे केसेस हियर करेगा जिनमें जेल जो है वो 3 साल या उससे ज्यादा की है। ये जो सेशन जज है ये सिर्फ ऐसे केस हियर करेगा जिसमें जेल जो है, इम्प्रिजनमेंट जो है 3 साल या उससे ज्यादा की है। और एक कौन रहेगा, एक रहेगा मेट्रोपॉलिटन जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये सारे जज कौन से हैं, क्रिमिनल कोर्ट वाले हैं, क्रिमिनल केसेस हियर करते हैं, ये वो सारे जज हैं। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं ना, ये लोग एक लेवल नीचे होते हैं। ये लोग सारे अदर ऑफेंसेस को हियर करेंगे, यानी ऐसे केसेस को हियर करेंगे जिसमें जो जेल है वो 3 साल से कम की है। मतलब अगर एलएलपी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो गया, अब उसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल से कम की जेल है, तो उसको कौन हियर करेगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो जेल है वो 3 साल या उससे ज्यादा की है, तो उस केस में उसको हियर कौन करेगा, सेशन जज, या फिर कौन था, सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। समझ में आया, हाँ मैडम। अब उसके बाद यहाँ पर बोला है कि अभी बना नहीं है, अभी तो सिर्फ लॉ आया है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि हम एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, बट अभी तक बना नहीं है। तो जब तक एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक जो कंपनीज एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बना था ना, हम उसको एलएलपी के लिए भी स्पेशल कोर्ट मान लेंगे। मैम क्या कंपनीज एक्ट में भी कंपनीज के लिए स्पेशल कोर्ट बना है, हाँ कंपनीज एक्ट में भी कंपनीज के लिए स्पेशल कोर्ट बना है, सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जब तक एलएलपी वाला स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक जो कंपनी वाला स्पेशल कोर्ट है ना वो इनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो अंटिल मतलब जब तक स्पेशल कोर्ट्स आर डिजाइन्ड अंडर दिस एक्ट, कोर्ट डिजाइन्ड स्पेशल कोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट वाला स्पेशल कोर्ट है शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल कोर्ट फॉर दिस एक्ट, उसी को हम इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि हाँ यहाँ पर आपको दी हुई है कि अगर मान के चलो कंपनीज एक्ट का भी स्पेशल कोर्ट अभी तक नहीं बना है, मान के चलो कि कंपनीज एक्ट का भी अभी तक स्पेशल कोर्ट नहीं बना है और एलएलपी एक्ट का भी अभी तक स्पेशल कोर्ट नहीं बना है, तो तब तक के लिए जो ऑफेंस है इस एक्ट से रिलेटेड, तब तक के लिए कौन हियर कर सकता है, क्रिमिनल कोर्ट्स हियर कर सकते हैं। यानी जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स है उनका नाम क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये क्रिमिनल कोर्ट्स का नाम है, पता होगा हिस्ट्री सिविक्स में पढ़े होंगे, ये सारे क्रिमिनल कोर्ट्स का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का नाम है, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स का। तो यहाँ पर फर्दर लिख दिया, notwithstanding anything contained in code of criminal procedure, any offense committed under this act which is triable by special court, मतलब जो स्पेशल कोर्ट के अंदर जो केस फॉल कर रहे हैं, until special court is made under this act और कंपनीज एक्ट, जब तक एलएलपी का स्पेशल कोर्ट और जब तक कंपनी का स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक केस कौन हियर करेगा, जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट से, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मतलब समझे, हमने क्या बोल दिया, स्पेशल कोर्ट का अभी प्रोविजन आया है कंपनी के लिए भी और एलएलपी के लिए भी। जब तक एलएलपी का स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक कंपनीज के जो स्पेशल कोर्ट है उसको हम एलएलपी का भी मान लेंगे और वही दोनों का केस हियर करेगा। और अगर मान के चलो कंपनी का भी अभी तक नहीं बना है, जब तक कंपनी और एलएलपी दोनों का स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स है वही फिर हमारा एलएलपी का भी और कंपनी का भी केस हियर करेंगे। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है।
उसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 67 बी जो बात करता है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो केस कैसे हियर करेगा। कई बार क्या होता है ना, केस थोड़े से फुद्दू टाइप के होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब उनमें जो जेल होने वाली है ना वो 3 साल से भी कम की है, तो उसको ना स्पेशल कोर्ट उतना ध्यान नहीं देता है, तो बोलता है यार ये तो फुद्दू केस है, इसमें तो जो जेल है वो 3 साल से भी कम की है, तो हम इसको ना स्पीडी वे में समरी ट्रायल स्पीडी वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं समरी ट्रायल। समरी ट्रायल मतलब रफा दफा करना, जल्दी से कॉम्प्रोमाइज वगैरह करके, मतलब उतना टाइम नहीं देते हैं उसको, हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, बहुत ज्यादा हियरिंग वगैरह नहीं होती उसमें, उसको हम कम टाइम में जो है उस केस को सॉल्व कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल तो यहाँ पर बोल दिया कि वो सारे जितने ऑफेंस हैं जो स्पेशल कोर्ट सुनता है, स्पेशल कोर्ट सुनता है, सॉरी स्पीडी समरी, हाँ जो मैंने आपको बताया ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, नेक्स्ट पेज में आके पॉइंट नंबर 3 में देखो, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्पेशल कोर्ट्स में ट्राई इट इन अ समरी वे। स्पेशल कोर्ट चाहे तो किसी केस को समरी वे में भी ट्राई कर सकता है, ट्राई यानी सुनवाई कर सकता है, अगर उसको लगे कि हाँ ये तो फुद्दू केस है। और कब उसको लगेगा, अगर उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से ज्यादा की नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा है जिसमें जेल जो है 3 साल या उससे कम की लिखी हुई है, तो उस केस में आप उस ऑफेंस को समरी वे में ट्रायल कर सकते हो, जल्दी जल्दी उसको नक्की कर सकते हो। बट हाँ उसमें जो आप जजमेंट दोगे, उसमें जो पनिशमेंट दोगे, वो 1 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। अब ये 3 साल और 1 साल का क्या मतलब है मैडम, ये तो 3 साल वो बोल रहा है, मतलब ऐसे केस जिसमें जो जेल होने की है 3 साल से ऊपर की जेल नहीं लिखी हुई है लॉ में, तभी आप उसको स्पीडी वे में समरी वे में सुनवाई कर सकते हो। और एक बार आप उसको समरी वे में सुनवाई कर रहे हो, अब उसके बाद जब आप पनिशमेंट दोगे तो वो पनिशमेंट 1 साल से ऊपर की नहीं दे सकते हो, पनिशमेंट 1 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, हाँ मैडम समझ में आ गया। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसा केस जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से ऊपर की नहीं है, उसको आप समरी वे में ट्राई कर सकते हो। और जब आप समरी वे में ट्राई करते हो और जब आप इम्प्रिजनमेंट देते हो, तो आप 1 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। बट मान के चलो कई बार हम केस चालू कर दिए, हम डील कर रहे हैं, बाद में हमें लगा भाई ये तो फुद्दू केस नहीं है, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, और इसमें तो सामने वाले ने बहुत डिफॉल्ट करके रखा है, और हमें जेल तो 1 साल से ऊपर की देनी है। तो उस केस में अगर किसी भी टाइम आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, इसको हम समरी वे में ट्राई नहीं करेंगे, इसको हम रेगुलर वे में ट्राई करेंगे, जेल 1 साल से ऊपर की होनी है, बहुत सीरियस मामला है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो वापस से रेगुलर ट्रायल में, आप उसको समरी ट्रायल से हटा के वापस उसको एज ए रेगुलर ट्रायल हियर कर सकते हो। वही वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर, एक बार रीड ले लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फॉर दैट व्हेन एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट और आफ्टर द और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल, या तो शुरुआत के टाइम पे या तो जब समरी ट्रायल चल रहा है, अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगा कि जो जेल होनी है वो 1 साल से ऊपर की जेल होनी है, तो उस केस में स्पेशल कोर्ट शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर, वो ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा क्या, टू ट्राई दैट केस इन अ रेगुलर ट्रायल। वो बोलेगा नहीं नहीं समरी वे में ट्रायल नहीं करेंगे, इस केस को हम अब रेगुलर ट्रायल करेंगे, रेगुलर वे में ट्रायल करेंगे। ये छोटी सी बात थी। उसके बाद ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बस इतना लिखा है कि अगर आप स्पेशल कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के पास अपील और रिवीजन का पावर है, जस्ट लाइक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जैसे हाई कोर्ट के पास पावर है, वो सारे पावर हाई कोर्ट के पास इस एक्ट के अंदर भी है, एलएलपी एक्ट के अंदर भी है, कि अगर आपको स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके उसके अगेंस्ट अपील फाइल करना है, तो आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट के पास वो सारे पावर हैं अपील के, जैसा उसके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर थे, वैसा यहां भी उसको सेम पावर दे दिया गया। समझ में आया, हाँ। ये वाला पॉइंट जो मैं छुटवाई थी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बस इतना लिखा है कि आपका केस हियर कौन करेगा, कौन सा स्पेशल कोर्ट करेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हो। जैसे मान के चलो छत्तीसगढ़ का एक स्पेशल कोर्ट है, अब यहाँ मेरी सूरजपुर में एक एलएलपी है और फ्रॉड हो गया, कुछ केस हो गया मान के चलो, तो अब ये केस कौन सी स्पेशल कोर्ट हियर करेगी, छत्तीसगढ़ वाली स्पेशल कोर्ट हियर करेगी या महाराष्ट्र वाली स्पेशल कोर्ट हियर करेगी, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ वाली स्पेशल कोर्ट हियर करेगी ना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का केस है। तो स्पेशल कोर्ट्स तो अलग अलग एरिया के लिए बहुत सारी बनी है, तो लॉ ने बोल दिया कि आपका केस वो वाली स्पेशल कोर्ट हियर करेगी जो आपके एरिया की है, मतलब जिसको आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन है। अब छत्तीसगढ़ की मान के चलो एक स्पेशल कोर्ट है बिलासपुर में, अब उसके पास जुरिस्डिक्शन है पूरे छत्तीसगढ़ एरिया का, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी एलएलपी का केस होगा तो वो सारे केस जाएंगे छत्तीसगढ़ वाली स्पेशल कोर्ट के पास। तो यहाँ पर एक बात बोल दी गई
कि आपका जो ऑफेंस है, जो स्पेशल कोड को सुनना है, वो कौन सी स्पेशल कोड सुनेगी, वो वाली स्पेशल कोड सुनेगी विच इज हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस, सॉरी, ओनली बाय अ स्पेशल कोड। कौन सी स्पेशल कोड सुनेगी, स्टैब्लिश्ड और डेजिग्नेटेड फॉर दैट एरिया इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज सिचुएटेड। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की जो स्पेशल कोर्ट है वो हमारा केस सुनेगी। सवाल ये उठता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, जिस एलएलपी से रिलेटेड केस है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ वाली स्पेशल कोर्ट सुनेगी। अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र वाली स्पेशल कोर्ट उसका केस सुनेगी। एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट भी हो सकता है अलग अलग एरिया के, तो उस केस में अगर छत्तीसगढ़ के दो 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 स्पेशल कोर्ट है तो दोनों में से कोई भी उस केस की सुनवाई कर सकती है। Special court may also try an offense other than the offense under this act, as the accused may under the code of criminal procedure। मान के चलो एक गुनेगार है सलमान खान, सलमान खान की एक एलएलपी है, उससे रिलेटेड सलमान खान के अगेंस्ट केस हो गया। अब मान के चलो सलमान खान के अगेंस्ट एलएलपी से रिलेटेड भी केस हो गया और एक कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्राइम से रिलेटेड भी कुछ अलग केस चल रहा था। तो जैसे स्पेशल कोर्ट है जो इस एक्ट के अंदर है, स्पेशल कोर्ट कौन से एक्ट के अंदर, एलएलपी के अंदर, वो इसका एलएलपी वाला केस हियर कर रही है, तो ये चाहे ना तो इसका दूसरा वाला केस भी हियर कर सकती है, क्योंकि गुनेगार तो एक ही है, बंदा तो एक ही है। अब उससे रिलेटेड उसका कोई दूसरा क्रिमिनल केस भी चल रहा है ना, तो ये स्पेशल कोर्ट उसको भी अपनी मर्जी से हियर कर सकती है। तो स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई अदर ऑफेंसेस विच आर अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये अपना समरी ट्रायल वाला हो गया। लास्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफिस रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बस इतना लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्टैब्लिश कर सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी जैसे आरओसी, आरडी, रजिस्ट्रार होता है ना, बहुत सारा अपन पढ़े हैं ना, तो अब हर एरिया में अलग अलग आरओसी की जरूरत पड़ती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना सकती है अलग अलग एरिया के लिए जब जितनी जरूरत पड़ेगी, और वो उनको डायरेक्शन दे सकती है कि आप सील बनाओ, आप अपना ऑथेंटिकेशन बनाओ, ठीक है, आप उनको उनको अपना सील यानी ठप्पा बनाने का भी ऑर्डर दे सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग एरिया में अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेटअप कर सकती है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखी हुई थी। इसके साथ हमारे सारे अमेंडमेंट्स होते हैं कंप्लीट, एलएलपी के अपने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं कंप्लीट, और एलएलपी का अपना पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेना, अगर कहीं भी डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। एलएलपी एक्ट बहुत इजी है कंपैरेटिवली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली एलएलपी एक्ट बहुत इजी है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केस लॉ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं इतना गारंटी से आपको बोल सकती हूँ कि अगर इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर आप पढ़े हो एक दो बार भी, तो आपको एलएलपी का क्वेश्चन शॉर्ट बन ही जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तो एक यूनिट से भी छोटा आपका पूरा का पूरा एलएलपी है, तो छोड़ के जाने की तो बात ही नहीं। अगर छोड़ के जाओगे तो मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी अ वेरी राइट डिसीजन, दैट्स माय ओपिनियन। एनीवेज, आपको पढ़ाई कैसी करनी है आपका पर्सनल डिसीजन है वो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन सम अप आवर टुडेस क्लास। मैम, हाँ बोलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक डाउट है। बोलो। बोलो। मैम, पेज नंबर 1.86 है ना? पेज नंबर 1.86, चैप्टर, यूनिट, फर्स्ट यूनिट, यूनिट यूनिट फर्स्ट, 4, यूनिट 4, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 4, पेज नंबर 1.86। 1.86, हाँ बोलो। ये एक बार, ये रिसेशन और अल्ट्रेशन वाला, नोवेशन वाला।
ओके, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वैसे ये मैंने रिवीजन क्लास में डिस्कस किया है। आई थी तुम रिवीजन में? अभी वाला नहीं देखी थी। रिवीजन में देखोगी तो समझ में आ जाएगा, बट तुम पूछी हो तो मैं बता दे रही हूँ फिर से। ये मैंने रिवीजन में भी समझाया था। देखो होता क्या है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, तो आप म्यूचुअल कंसेंट से भी उसको खत्म कर सकते हो। मतलब अगर ऑफर और ऑफरी दोनों को उसको म्यूचुअली खत्म करना है, दोनों को ही परफॉर्म नहीं करना है। मैंने तुमको पेन बेचने का वादा किया 5,000 में, तुमको पेन खरीदना था, तो अब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से खत्म होता है, यानी मैंने तुमको पेन दे दिया, तुमने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। बट होता क्या है, मान के चलो मुझे भी पेन नहीं बेचना, तुमको भी नहीं खरीदना, तो हम म्यूचुअल कंसेंट से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है रेस्किशन। रेस्किशन यानी सिंपली हमने खत्म कर दिया, मैंने बोल दिया मुझे नहीं बेचना पेन, तुमने भी बोल दिया मुझे भी नहीं खरीदना, तो उसको बोलते हैं रेस्किशन। रेस्किशन यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा नोवेशन। नोवेशन यानी मान के चलो कि मुझे अब तुमको नहीं बेचना, तुमने बोला मैम मुझे नहीं खरीदना, मेरी जगह मेरे भाई को बेच दो, मेरे भाई को जरूरत है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म कर दिया, बट तुम्हारे भाई के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई पेन बेचने का। तो ये इसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन में ना आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म तो करते हो, साथ ही साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करते हो। इसको बोलते हैं हम नोवेशन। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट जन्म दे रहे हैं। ऑल्ट्रेशन यानी सिंपली कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करना। एग्जांपल, तुमने बोला मैम मुझे आपका ना पेन नहीं चाहिए, मुझे आपका माइक चाहिए, पेन की जगह माइक दे दो। तो गुड चेंज हो रहा है, इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है। मान के चलो पैसा चेंज हो रहा है, तुमने बोला मैम 5,000 बहुत महंगा लग रहा है, 4,000 में दे दो, तो प्राइस चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई प्राइस, गुड्स, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में हम चेंजेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट बिल्कुल इनोवेशन के जैसा होता है। ऑल्ट्रेशन से पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैं तुमसे पहले पेन बेचने का वादा की थी, पेंसिल 5,000 रुपए में, फिर बाद में हमने उसको चेंज करके 4,000 किया, तो 5,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने आप खत्म हो जाएगा और 4,000 वाला एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नोवेशन और ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट सेम रहता है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि नोवेशन में आप एक्सप्रेसली पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, और ऑल्ट्रेशन में आप सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करते हो। नोवेशन में पार्टीज भी चेंज हो सकती है, बट ऑल्ट्रेशन में पार्टी सेम रहती है, ठीक है। यस मैम। और कुछ? और मैम एक ना पेज नंबर 1.87 है ना, हाँ, इसी के नीचे उसमें लास्ट वाला पैराग्राफ दिया, द एक्ट रिक्वायर्स दैट पार्टी मस्ट गिव बैक व्हाटएवर ही हैज रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द बेनिफिट में बी रिस्टोर्ड। ये वाला एक बार एग्जांपल अच्छे से नहीं है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर पार्टी को कोई बेनिफिट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल हो जाता है, मतलब वॉइड हो जाते हैं, तो उनको वापस देना पड़ता है जो भी उनको बेनिफिट मिला है हाँ, है एग्जैक्टली ना। करेक्ट। फिर ये वाला एग्जांपल समझ नहीं आया, ए एग्री टू सेल ये वाला, बी 14, हाँ 4 लाख, हाँ ये वाला। द एक्ट The act requires that a party must give back whatever he has received under a contract. The benefit to be restored must be benefit received under the contract and not any other amount. A agreed to sell B इतना, B pays इतना as a deposit at the time the contract. यहाँ पर देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेनिफिट मिलता है तो वो आपको रिटर्न करना पड़ता है। बट कई बार ना आप क्या देते हो, आप देते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस नहीं होता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाता है। जैसे मान के चलो कि एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ बी डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एंड द अमाउंट इज टू बी फोरफिटेड। यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पर ए जो है बोला कि मैं जमीन बेचूंगा, बदले में तुम मुझे 4 लाख रुपए दोगे। अब हुआ क्या, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट किस लिए होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा नहीं करोगे तो हम वो अमाउंट को फोरफिट कर लेंगे। फोरफिट यानी हम खा जाएंगे, उसको वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बी ने कुछ 4 लाख की जगह कितना दिया, 40,000 का एडवांस दिया। एज अ एडवांस नहीं है, वो एडवांस होता तो वापस करना पड़ता, उसको ए ने लिया एज अ डिपॉजिट, और ये बोल के लिया कि अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करोगे तो इस डिपॉजिट को हम फोरफिट कर लेंगे। तो इस केस में ये जो है ना, ये तो एडिशनल एज अ सिक्योरिटी था, एज अ सिक्योरिटी हमने लिया था कि ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दोगे तो ये 40,000 हम आपका वापस कर देंगे, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा नहीं करोगे तो ये 40,000 हम आपके फोरफिट कर लेंगे। जैसे होता है ना, आप कहीं जॉब करने जाते हो, या तो आपसे ना एडवांस, आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है कि आप बीच में जॉब छोड़ के चल ना जाओ। जैसे आपको मान के चलो हम हॉस्टल जाते थे ना,
मैं हॉस्टल में रहती थी तो वो हमसे ना 5,000 रुपए का ना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते थे कि अगर आप हॉस्टल में कोई तोड़ा फोड़ी करोगे तो हम इसको फोरफिट कर लेंगे, और अगर आप हॉस्टल में तोड़ा फोड़ी नहीं करोगे तो जब आप छोड़ के जाओगे तो हम ये 5,000 आपका वापस कर देंगे। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं होता है, तो इसको हमें वापस करना होता है। तो अब जैसे मान के चलो अब मैंने हॉस्टल में तोड़ा फोड़ी कर दिया, कुछ सामान तोड़ दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरा 5,000 रुपए फोरफिट कर लेंगे, इसको वो लोग वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही बोल दिया, ए ने बोला कि मुझे 4,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए ताकि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। तुम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करोगे तो मैं 40,000 तुम्हारा वापस कर दूंगा, और अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ये 40,000 खा जाऊंगा, फोरफिट कर लूंगा। तो अब इस केस में बी फेल्स टू कंप्लीट द सेल नॉर ही इज रेडी एंड विलिंग टू कंप्लीट द सेल विद इन रीजनेबल टाइम। बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, वो बोल रहा है मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगा, तो ए को क्या वो 40,000 वापस करना पड़ेगा? नहीं, वो 40,000 ये 4 लाख में जो जमीन बिक रही थी उसका अमाउंट नहीं है, ये 40,000 तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है, यानी दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स। मतलब ये जो कंसिडरेशन मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं है। एग्जैक्टली। अब जैसे शेयर्स में होता है ना, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि हम 10 रुपए को तोड़ तोड़ के मंगाते हैं, एप्लीकेशन में 4 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल में 2 रुपए। अब मान के चलो उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, कॉल मनी 2 रुपए का नहीं दिया, तो हम उसको पहले से बोल के रखते हैं, देख भाई तू पूरा पैसा दे, अगर तू पूरा पैसा नहीं देगा तो हमारी गलती नहीं है, ये जो 4 5 6 7 रुपए जो तूने दिया है वो हम खा जाएंगे, वो हम तुमको वापस नहीं करेंगे। तो ये तो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी है, इसको वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने एक्सप्रेसली भी उनको बता रखा था कि भाई पैसा दे दो पूरा, वरना तुम्हारा फोरफिट कर लेंगे। तो तुम जब अलग पार्ट दूसरी पार्टी को एक्सप्रेसली बता रखी हो कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे सेल का, यानी बीच में धोखा देके चल जाते हो, तो ये पैसा तुम्हारा फोरफिट हो जाएगा। फोरफिट मतलब जमीन भी गया, पैसा भी गया, तो उस केस में आप रिटर्न करने के लिए लायबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आपको 40,000 मिला है, दिस इज नॉट बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये वो जमीन का 4 लाख रुपए नहीं है, दिस इज बाय एनी अदर अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट है। मतलब मान के चलो अगर जो ए है ना, जो बी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता तो वो जमीन का 4 लाख रुपए दे देता, उस केस में जो उसका 40,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट का था ना, वो हम उसको रिफंड कर देते, क्योंकि हमने बोला था अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम इसको इस अमाउंट को फोरफिट कर लेंगे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और कोई पॉइंट? मैम ये पेज नंबर 1.79 है ना? 1.79 यूनिट नंबर, यही वाला, ये इसी यूनिट में 1.7 बोलो। इसमें दिया ना नथिंग, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43, हाँ nothing in this session shall हाँ prevent a हाँ surety from recovering from his principal। हाँ, केवल एक बार इसीलिए बोली थी रिवीजन अटेंड करो, इसीलिए सेम पॉइंट मैंने रिवीजन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। रिवीजन में आप लोगों को आना नहीं है, यूट्यूब में समझ में नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई, स्क्रीन तो सेम है, गूगल मीट में भी मेरी सेम स्क्रीन दिख रही है, बल्कि यूट्यूब लाइव में ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। मैंने मेरे बैंगलोर वाले बच्चों का बीसीआर का एक लेक्चर ऑनलाइन लिया था यूट्यूब में, उनका भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, और वो जूम में आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो 100 से ज्यादा बच्चे थे, जूम में 100 की लिमिट होती है, तो उनका लेक्चर मुझे यूट्यूब लाइव में लेना पड़ा था। उन लोग को यूट्यूब लाइव ज्यादा अच्छा लगा, बोलते मैम यूट्यूब लाइव में ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वीडियो की एज कम्पेयर टू जूम और गूगल मीट, और यहाँ आप लोगों के नाटक ही खत्म नहीं होते। आज क्या देखोगे? मत आओ भाई, मेरे को गरज नहीं पड़ी है, मैं पास नहीं होने वाली, आप लोगों के लिए कर रही हूँ मैं, और आप लोग आते ही नहीं हो। ठीक है, ये सारा टॉपिक जो आप पूछे ना, 3 डाउट, तीनों मैं यूट्यूब लाइव में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मतलब रिवीजन लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, बता देती हूँ मैं यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सा टॉपिक कौन सा है, जॉइंट प्रोमिसर वाला है ना? हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। हाँ देखो, मैं अपने नोट से समझा देती हूँ तुमको, माय नोट्स, यूनिट 4 है ना। सेक्शन 43 है ये, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब कोई जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, जैसे ए बी और सी, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, ए बी और सी 3 जॉइंट प्रोमिसर है, तीनों ने मिलकर वादा किया है कि हम 6 लाख रुपए इसको देंगे, ये प्रोमिसी है, और ये तीनों कौन है? ये तीनों जॉइंट प्रोमिसर है, तीनों ने जॉइंटली मिलकर वादा किया है कि ये लोग 6 लाख रुपए देंगे। अब ये प्रोमिसी तो तीनों में से किसी से भी रिकवर कर सकता है, मान के चलो ये प्रोमिसी ने पूरा 6 लाख ए से रिकवर कर लिया,
तो अब ए बी और सी से उनका हिस्सा मांग सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ ए ने अगर एक जॉइंट प्रोमिसर ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया तो वो क्या बी और सी से उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। मतलब 6 लाख तीनों में बराबर बराबर बटेगा तो 2 लाख ये बियर करेगा, 2 लाख ये और 2 लाख ये। मतलब जो ए है वो बी से उसका 2 लाख कंट्रीब्यूशन मांग सकता है और सी से उसका 2 लाख कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। सेम यही कंसेप्ट से वो श्योरिटी वाला कंसेप्ट आता है, वो ये बोलता है कि ये श्योरिटी वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि मान के चलो ये है विजय माल्या। विजय माल्या ने एसबीआई से 5 करोड़ का लोन ले लिया। तो प्रिंसिपल डेटर कौन है? प्रिंसिपल डेटर कौन है? विजय माल्या। ठीक है, ये है विजय माल्या। विजय माल्या ने 5 करोड़ का लोन ले लिया। लेकिन हुआ क्या, विजय माल्या जब लोन लेने गया तो एसबीआई उसको लोन नहीं दे रही थी। तो मान के चलो नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे दी। नरेंद्र मोदी ने एसबीआई को गारंटी दे दी विजय माल्या के बिहाफ में कि एसबीआई भाई मैं गारंटी देता हूं, तू विजय माल्या को 5 करोड़ का लोन दे दे। अगर विजय माल्या पैसे वापस नहीं करता है तो मैं कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। तो देखो गारंटी के केस में कौन क्या होता है, ये वाला बंदा भी लायबल है और ये वाला बंदा भी लायबल है। तो ये दोनों एक तरह के ना जॉइंट प्रोमिसर हो जाते हैं। दोनों एक तरह के क्या हो जाते हैं? जॉइंट प्रोमिसर हो जाते हैं। दोनों ने ज्वाइंटली मिलके वादा किया है एसबीआई को 5 करोड़ रुपए देने का। दोनों ज्वाइंटली मिलके लायबल हो जाएंगे 5 करोड़ देने के लिए। अब एसबीआई दोनों में से किसी से भी मांग सकता है। मान के चलो एसबीआई ने विजय माल्या के पास गया पैसा लेने के लिए, बट विजय माल्या तो भग गया, यूके में जाके सेटल हो गया। तो अब क्या हुआ, एसबीआई किसका कॉलर पकड़ेगा? नरेंद्र मोदी का, कि तूने गारंटी दिया था ना कि तू विजय माल्या को लोन दे, अगर विजय माल्या नहीं दूंगा तो मैं दूंगा, विजय माल्या नहीं दे रहा है लोन वापस, तू दे। तो क्या हुआ, एसबीआई ने पूरा का पूरा 5 करोड़ नरेंद्र मोदी से रिकवर कर लिया। नरेंद्र मोदी कौन है? श्योरिटी। जो बंदा गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं। श्योरिटी एक बंदे का नाम है। श्योरिटी किसको बोलते हैं? जो गारंटी देता है। अब अगर गारंटी ने पूरा अमाउंट दे दिया एसबीआई को, तो सेम यही जॉइंट प्रोमिसर की जो कंट्रीब्यूशन वाली बात है उस लॉ को अप्लाई करके ये बोला जा सकता है कि भले एक बार नरेंद्र मोदी ने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल डेटर से वो 5 करोड़ रिकवर नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ विजय माल्या के बिहाफ में एसबीआई को दिया है। अब बाद में नरेंद्र मोदी वो 5 करोड़ विजय माल्या से रिकवर कर सकता है। यानी श्योरिटी के पास राइट है, जो पैसा उसने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में दिया है वो पैसा वो उससे रिकवर कर सकता है। यानी उसके जॉइंट प्रोमिसर के बिहाफ में जो उसने पैसा दिया है वो उससे बाद में रिकवर करने का राइट रखता है। यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। कहां पर? यहां पर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी। श्योरिटी यानी जो गारंटी देता है फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल डेटर है ना वो उससे बिल्कुल रिकवर कर सकता है। पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल कोई पेमेंट देता है, सॉरी जस्ट उल्टा है, दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, दोनों ज्वाइंट प्रोमिसर हैं। अगर श्योरिटी प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई पेमेंट करता है तो श्योरिटी भी प्रिंसिपल से वो रिकवर कर सकता है, और अगर प्रिंसिपल जो है वो श्योरिटी के बिहाफ में कोई पेमेंट करता है तो वो भी श्योरिटी से रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये दोनों एक तरह के जॉइंट प्रोमिसर हैं और वो किसी दूसरे के लिए पेमेंट करता है तो वो उससे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकते हैं, उनसे पेमेंट मांग सकते हैं, यानी उनसे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? यस मैम, आ गया समझ में? ठीक है। हाँ। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। तुम्हारा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला अभी मैं देखती हूँ, अभी बता दूंगी। ठीक है, मेरे को ध्यान था उसका, वो मैं अभी बता दूंगी। और ठीक है, देखो कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आए लॉ में या बीसीआर में पढ़ते समय, और अगर किसी भी जगह कोई यूनिट जो है डिफिकल्ट लग रहा होगा तो रिवीजन लेक्चर अभी तो अवेलेबल है यूट्यूब में, तो उसको आप देख सकते हो। और अगर अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो वो आंसर राइटिंग वाला सेशन जरूर से देख लेना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसको देखना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर उसको मिस कर दिया तो मतलब आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि पर्सनली मैंने उसमें बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो उससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है। आप लोग के लिए बोल रही हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा उससे।
वो सेशन अगर आप देख लोगे तो आपको आंसर लिखना कैसे है वो समझ में आएगा। कल ही मुझे विजय ने एक आंसर भेजा, उसमें इतनी सारी मिस्टेक्स थी और मुझसे पूछ रहा था, मैम ये आंसर ठीक है क्या? मैंने बोला विजय, मैंने उसकी गलती बताई, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक करो, ये ठीक करो। और फिर मैंने उससे पूछा, तुमने आंसर राइटिंग वाला सेशन नहीं देखा था क्या? उसने बोला नहीं, नहीं देखा। मैं बोली तभी तो, यहाँ तुमको लड्डू मिल रहा है, लोगों को ऐसा तो तुमको चाहिए नहीं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या नहीं। मेरे को तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। मैंने विजय को भी बोला कि तुम्हारे आंसर्स में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जाके उस आंसर राइटिंग वाले सेशन को देखो, आपकी आंसर राइटिंग ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। अब वो दीप्ति समझा, सॉरी दीप्ति को नहीं, विजय को उसका आंसर आया था ना, उसके आंसर्स में बहुत सारे मिस्टेक्स थी, उसने आंसर लिख के भेजा मुझे। तो अब देखो समझाना मेरा फर्ज है, फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है कि आपको करना है, नहीं करना है, सुनना है, नहीं सुनना है। मेरी तरफ से मुझे समझाना था कि आपको टेस्ट लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आइडिया नहीं आएगा, और आपको आंसर राइटिंग देखना चाहिए सेशन, तभी आपको समझ में आएगा आंसर लिखना कैसे, नहीं लिखना कैसे है। अब फॉलो करना नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है? और कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। डाउट के लिए आई एम ऑलवेज वेलकम। कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प लगेगी, नीड लगेगी तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना, यस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसी के साथ अपना एलएलपी वाला पूरा सिलेबस होता है कंप्लीट। रिवीजन भी अपना होने ही वाला है, जो कि आप लोग देखते नहीं हो। टेस्ट अगर आप लोगों को लेना होगा तो मुझे बता देना। आई गेस मेरी तरफ से जितनी कमिटमेंट थी मैंने कर दी। उसके बाद भी आप लोगों को कुछ और चाहिए होगा मेरे से, या मैम ये करा दो, वो करा दो, तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो। अगर कुछ छूट गया होगा कुछ कराना, या कुछ और अगर मेरी तरफ से हेल्प चाहिए होगी, कोई और सेशन चाहिए होगा रिवीजन का या किसी और, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ कंडक्ट कर लूँगी, ठीक है? यस मैम, ओके, टेक केयर, बाय-बाय, थैंक यू मैम। वेलकम।